Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2008 की जापानीज फिल्म ओकुरिबितो यानी डिपार्चर्स की, जिसके डायरेक्टर हैं योजीरो ताकीता और जिसके लीड एक्टर्स हैं मासाहिरो मोतोकी, रियोको हिरोशु और सुतोमू यामाकाजी। ये फिल्म जापान की उस प्रथा के बारे में है जिसमें किसी भी इंसान की मौत के बाद का आखिरी सफर तय करवाया जाता है, और उस प्रथा को इस फिल्म में इस खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है कि इस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर भी मिला था। ये कहानी है दाइगो कोबायाशी की, जिसकी जिंदगी अचानक से बदलती है और उसे कुछ ऐसी सीख मिलती है जो उसे रिश्ते, जिंदगी और मौत के बारे में बहुत कुछ सिखा देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बर्फीले इलाके में, जहाँ एक कार में दाइगो कोबायाशी नाम का एक आदमी अपने बॉस के साथ कहीं जा रहा है और पूरे रास्ते वो अपनी बिताई हुई जिंदगी के बारे में सोचता है। उस इलाके की ठंड में उसे एहसास होता है कि अब तक उसने अपनी जिंदगी में कुछ खास किया ही नहीं, क्योंकि उसे टोक्यो शहर छोड़कर यामागाता नाम के इस गांव में आकर जीना पड़ रहा है। वो दोनों एक घर में पहुंचते हैं जहां कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। दाइगो और उसके बॉस दरअसल एक कॉफिन कंपनी के लोग हैं जो बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने से पहले उस बॉडी की सफाई करते हैं और उसने शुरू किया है, और उसका बॉस इस बार उसे उस बॉडी को तैयार करने के लिए कहता है। वो सारे लोग दाइगो को उसका काम करते हुए देखते हैं और देखते हैं कि कितनी खूबसूरती से और नाजुकता से वो उनकी बेटी के आखिरी सफर की तैयारी कर रहा है। अपने नाजुक हाथों से उसे सफाई के लिए तैयार करने के बाद जब वो उस लड़की की बॉडी को साफ करने लगता है, तब अचानक वो रुक जाता है और वो अपने बॉस के पास आकर उसे बताता है कि वो एक लड़की नहीं है। और तब हमें समझ आता है कि वो परिवार वाले अपने बच्चे की असलियत छुपाना चाहते थे, और परिवार वालों से ये पूछने के बाद कि उसे लड़के का मेकअप लगाया जाए या लड़की का, वो लोग आगे बढ़ते हैं। जब दाइगो उसे फिर से तैयार करने लगता है, तब परिवार वालों को एहसास होता है कि उनकी बेटी चाहे अलग पैदा हुई हो, पर वो दूसरों की तरह ही खूबसूरत थी, और वो सारे लोग रोने लगते हैं। यहाँ से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ हमें बताया जाता है कि दाइगो को ये काम कैसे मिला और उसे क्यों एक कॉफिन कंपनी में काम करना पड़ा। दाइगो एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाने का काम करता था और वही उसका पैशन था। वो हमेशा से एक महान सेलिस्ट बनना चाहता था, पर एक दिन उसे बताया जाता है कि उसके ऑर्केस्ट्रा को बंद किया जा रहा है। वो अपनी पत्नी मीका को अपनी नौकरी खोने की बात बताता है, जो उससे कहती है कि उसे दूसरा ऑर्केस्ट्रा मिल जाएगा, पर वो कहता है कि जितने उसके स्किल्स हैं उसमें और किसी ऑर्केस्ट्रा में उसे नौकरी नहीं मिलेगी। और जब वो बताता है कि उस सेलो को खरीदने में उसने कितने पैसे उधार लिए हैं, तो वो सुनकर मीका हैरान हो जाती है, पर फिर भी मीका उस सिचुएशन को संभाल लेती है, और इतने बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए थे। तभी अचानक मीका चिल्लाती है क्योंकि जो ऑक्टोपस वो डिनर के लिए घर लाई थी आते हैं, और जैसे ही दाइगो उसे नदी में फेंकता है, वो ऑक्टोपस मर जाता है। एक तरह से ये एक हिंट है दाइगो की आने वाली जिंदगी के बारे में और उसके उस गिफ्ट के बारे में जिसके बारे में उसे पता नहीं। तब दाइगो डिसाइड करता है कि वो सेलो बेचकर अपने गांव यामागाता जाएगा। ये सुनकर मीका खुश हो जाती है और दाइगो के साथ उसके गांव जाने के लिए तैयार हो जाती है। सेलो बेचकर उसे दुख तो हुआ क्योंकि उसने अपना सपना छोड़ दिया, पर सेलो बेचने पर उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर का बोझ हट गया हो। वो दोनों दाइगो की माँ के घर जाते हैं जो 2 साल पहले चल बसी थी, और मीका वो कैफे चलाने लगती है जो दाइगो के पिता चलाया करते थे। जब दाइगो बहुत छोटा था तभी उसके पिता दूसरी औरत के साथ घर छोड़कर चले गए थे, इसलिए उसे अपने पिता के बारे में कुछ याद नहीं। अपने लिए नौकरी ढूंढते ढूंढते दाइगो की नजर पड़ती है एनके एजेंट नाम की एक कंपनी के एड पर, जिसमें लिखा हुआ था कि उस नौकरी के लिए ना तो कोई एज लिमिट है और ना ही कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है, और वो कंपनी लोगों की उनके सफर में मदद करती है। इसे एक ट्रैवल एजेंसी का एड समझकर दाइगो वहां इंटरव्यू देने जाता है, और उस पुरानी सी बिल्डिंग के अंदर जाते ही वहां की सेक्रेटरी यूरिको उसे बैठने के लिए कहती है और कहती है कि बॉस कुछ ही देर में आते होंगे। तब उसकी नजर पड़ती है वहां रखी कॉफिन्स पर। उसे कंफ्यूज देखकर यूरिको कहती है कि उसने बॉस को न्यूज़पेपर में ऐड देने से मना किया था क्योंकि उनकी इंडस्ट्री में लोग काम नहीं करना चाहते,
और तब उसे पता चलता है कि दाइगो को उनके काम को लेकर कंफ्यूजन है और ये देखकर वो सिर्फ मुस्कुराती है। जब वहां उसके बॉस आते हैं तो उसे इंटरव्यू के लिए बैठने के लिए कहते हैं। वो दाइगो से पूछते हैं कि वो ज्यादा घंटों तक काम कर सकता है या नहीं, जिसके लिए दाइगो हाँ कहता है और बस एक सवाल पूछकर वो उसे नौकरी दे देते हैं और दाइगो के नाम के बिजनेस कार्ड्स छपवाने के लिए यूरिको को कह देते हैं। जब दाइगो सैलरी की बात करता है तो वो दाइगो को उसके एक्सपेक्टेशन से 10 गुना ज्यादा पैसे देने की बात करते हैं। यही नहीं, शुरुआत में सिर्फ उसे उनका असिस्टेंट बनकर उनकी मदद करनी होगी। ये सब सुनकर दाइगो यकीन नहीं कर पाता कि उसे इतनी आसानी से इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है, पर तब उसे बताया जाता है कि उसका काम है डेड बॉडीज को साफ करके तैयार करके उन्हें कॉफिन में रखना। और पेपर में जो ऐड था वो असल में लोगों को उनके आखिरी सफर में मदद करने के बारे में था। उसके बॉस दाइगो के यहाँ गलती से आने को तकदीर का खेल कहते हैं और उसे वहाँ आने के उस दिन के पैसे दे देते हैं। दाइगो को पैसों की जरूरत है, इसलिए वो नौकरी के लिए मान जाता है। वो मीका के लिए महंगा खाना लेकर जाता है और घर जाकर उसे बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है, पर वो अपने काम की असलियत ये कहकर छिपाता है कि वो एक इवेंट कंपनी। अगले दिन वो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए जाता है, जहां वो ध्यान से कॉफिन्स को देखता है। वो यूरिको को बताता है कि उसने पहली बार जिंदगी में कॉफिन को देखा है, क्योंकि जब उसकी माँ का अंतिम संस्कार हुआ था तब वो दूसरे देश में था और उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे जब वो 6 साल का था। इस इंडस्ट्री के बारे में यूरिको से जानते हुए और काम में उसकी मदद करते हुए दाइगो के लिए बुलावा आता है और उसे एक थिएटर में बुलाया जाता है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो उसका पहला काम नहीं है, बल्कि उसे एक वीडियो के लिए एक्टिंग करनी है। उस वीडियो में उनके काम के बारे में डिटेल में बताया जाता है, जिसमें वो लोग ध्यान रखते हैं कि बॉडीज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वो लोग आराम से हमेशा बॉडी को ढक कर रखे और ऐसे ही वो अपना काम करते हैं। तभी रात को घर आकर वो मीका से फिर से झूठ कहता है और अपने काम के बारे में छिपाता है। कुछ दिनों बाद दाइगो का पहला काम उसे मिलता है, जिसके बारे में उसके बॉस उससे कहते हैं कि ये वाला काम थोड़ा मुश्किल है। दाइगो समझ नहीं पाता कि उसके बॉस ने ऐसा क्यों कहा, पर जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो दाइगो को समझ आ जाता है कि उसके बॉस ने इस काम को मुश्किल काम क्यों कहा। जिस बॉडी को तैयार करने के लिए वो दोनों वहां आए हैं वो एक औरत की थी जो मरने के 2 हफ्तों बाद लोगों को मिली थी। अपने असली काम के पहले ही दिन जब उसे ये काम करना पड़ता है तो वो बहुत मुश्किल से कर पाता है और उस सड़ी हुई बॉडी को हाथ लगाते ही उल्टियां करने लगता है। ये एक्सपीरियंस उसे परेशान कर देता है। अपने शरीर से बदबू हटाने के लिए वो उस गांव के पब्लिक बाथ हाउस में जाता है, जहाँ की मालकिन उसके बचपन के दोस्त की माँ है। वहाँ वो अपने दोस्त से मिलता है जो ये चाहता है कि उसकी माँ वो जगह बेच दे। दाइगो को वो लोग वहाँ देखकर खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो अब भी सेलो बजाता है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी भी मिलता है जो अपना ज्यादा वक्त उसी बाथ हाउस में बिताता है और 50 सालों से वो वही आ रहा है। दाइगो अपने पहले दिन के एक्सपीरियंस के बाद खाना भी नहीं खा पाता, पर वो मीका को बता भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या, और वो ये सोचता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो शायद उसकी सजा है, क्योंकि वो अपनी माँ को आखिरी बार देखने भी नहीं आया था। और अचानक उसे सेलो बजाने का मन करता है, वो सेलो जो बचपन में उसके पास था जब उसके पिता उसे सेलो सिखाया करते थे। उस सेलो की बैग में उसे एक पत्थर मिलता है जिसे वो अपने पास रखता है और अपने अतीत को याद करके वो सेलो बजाने लगता है। वो पत्थर उसके पिता के बारे में उसकी आखिरी यादों का हिस्सा है, जिनकी शक्ल भी उसे अब याद नहीं। एक दिन नदी में दाइगो को कुछ मछलियां दिखती है जो ऊपर जाना चाहती है, पर ऊपर जाते ही वो मर जाती है। इस पर बाथ हाउस में मिला आदमी कहता है कि शायद वो मछलियां वहां जाना चाहती हैं जहां उनका जन्म हुआ था, और इंसान भी बिल्कुल उन मछलियों की तरह ही है जो जानते हैं कि अंत में उन्हें मरना ही है, पर फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ते और अपनी सारी जिंदगी मेहनत में ही बिता देते हैं। दाइगो अपने काम से भागना चाहता है, पर उसका अगला एक्सपीरियंस उसके देखने का नजरिया बदल देता है। दाइगो और उसके बॉस अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए देर से पहुंचते हैं और जिस औरत की बॉडी को तैयार करना है उसका पति उनसे बदतमीजी से बात करता है। पर जब उसके बॉस उस औरत को तैयार करते हैं तो उनके काम को देखकर धीरे धीरे उस आदमी की आंखें खुलती है, और साथ ही साथ दाइगो भी पहली बार देखता है कि कितनी खूबसूरती से और प्यार से उसके बॉस अपना काम कर रहे हैं।
उस आदमी को एहसास होता है कि उसने कभी अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दिया और दाइगो को एहसास होता है कि एक ठंडी डेड बॉडी को फिर से सजाना और आत्मा की अगली यात्रा के लिए उसे तैयार करना, इसमें कितना सुकून है। आखिरी अलविदा कहना कितना जरूरी होता है और उसके बॉस का काम कितना जरूरी है, दाइगो को ये एहसास होता है। घर जाते वक्त वो आदमी आकर उनका शुक्रिया अदा करता है, ये कहकर कि उसकी पत्नी आज तक इतनी खूबसूरत कभी नहीं दिखी जितनी आज दिखी है। रात को दाइगो मीका को बाथ हाउस ले जाता है उसके दोस्त की माँ से मिलाने, जो मीका से कहती है कि दाइगो एक अच्छा आदमी है और बचपन से ही वो अपने अंदर का दर्द किसी और को नहीं बताता, समझना चाहिए। मीका दाइगो को अच्छा फील कराने की कोशिश करती है और उसे खुश रखने की कोशिश करती है, पर उसे शक होने लगता है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। दाइगो अपने काम में धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगता है और अपने काम को ठीक तरह से समझने लगता है। जब भी वो गुजरे हुए लोगों के परिवार को उनका शुक्रिया अदा करते हुए देखता है तो उसे समझ आता है कि उनका काम असल में कितना पवित्र। एक दिन दाइगो का दोस्त उसे मिलता है जिसका बर्ताव उसकी तरफ काम कर रहा है और उसे समझाता है कि उसे कोई अच्छी इज्जतदार नौकरी अपने लिए ढूंढ लेनी चाहिए। और उसी रात मीका को भी वो डीवीडी मिल जाती है जिसमें दाइगो को एक डेड बॉडी बनना पड़ा था। पहले तो दाइगो ये कहकर सच्चाई छिपाता है कि वो सिर्फ एक मॉडल था उस वीडियो में, पर फिर मीका को सच बता देता है। मीका उसे कहती है कि अगर वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगा तो वो घर छोड़कर चली जाएगी, पर दाइगो समझता है कि उसके काम में कोई बुराई नहीं। मौत जिंदगी का एक हिस्सा है और हर किसी को अंत में मरना है। जब वो नौकरी छोड़ने से इनकार करता है तो मीका घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर टोक्यो चली जाती है। कुछ वक्त बाद दाइगो खुद अकेले क्लाइंट्स के पास जाना शुरू करता है और एक दिन काम करके जब वो वापस अपने ऑफिस आता है तो उसके बॉस उसे अपने साथ चाय पीने के लिए बुलाते हैं। उनसे बात करते हुए दाइगो मौत के बारे में और गहराई से समझने लगता है और तब उसे ये पता चलता है कि बॉस की पत्नी ही उनकी सबसे पहली क्लाइंट थी और तब से उन्होंने ये काम शुरू किया। अपने काम के और करीब आते आते दाइगो जिंदगी की खूबसूरती देखने लगता है, एक बेहतर जिंदगी जीने लगता है और दिल से सेलो भी बजाने लगता है, जो वो अब पहले से बेहतर बजाता है। कुछ महीनों बाद मीका घर वापस आती है और बताती है कि वो माँ बनने वाली है। वो उससे फिर से नौकरी छोड़ने के लिए कहने ही वाली थी कि तब उन्हें खबर मिलती है कि दाइगो के दोस्त की माँ गुजर चुकी है और उन्हें तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट दाइगो को ही मिला है। वो मीका और अपने दोस्त की फैमिली के सामने पहली बार अपना काम करता है और तब उन सबको दिखता है कि दाइगो का काम कितना खूबसूरत और पवित्र है। दाइगो को अपनी माँ की बॉडी तैयार करते देख उसका दोस्त इमोशनल हो जाता है और मीका अपने पति को बेहतर तरीके से समझने लगती है और इसके बाद दाइगो की वो सारे लोग फिर से इज्जत करने लगते हैं। कॉफिन को स्मशान ले जाने पर उन सबको ये पता चलता है कि वो आदमी जो उनकी बाथ हाउस में 50 साल से आ रहा था वो उसी स्मशान में काम करता है और आखिरी बार वो अपनी दोस्त को अलविदा कहकर शुक्रिया अदा करता है। दाइगो का दोस्त अपनी माँ को जाते हुए देखना चाहता था, तब वो आदमी उन्हें कहता है कि इतने सालों से वहाँ काम करने पर उसे समझ आया है कि मौत का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि मौत तो एक दरवाजा है जो खुलता है और हम आगे की जिंदगी जीने का सफर तय करते हैं। और इसीलिए वो किसी की भी बॉडी जलाने के लिए मशीन में डालने से पहले उन्हें कहता है फिर मिलेंगे। दाइगो मीका को एक पत्थर देता है और कहता है कि माना जाता है कि जब इंसानों को लिखना पढ़ना या बोलना नहीं आता था तब वो अपनी फीलिंग्स बताने के लिए एक दूसरे को पत्थर के रूप में चिट्ठी दिया करते थे, जिसका वजन और रूप देखकर वो एक दूसरे की फीलिंग्स समझ पाते थे। ये कहानी उसे उसके पिता ने बताई थी, जिसका ये मतलब है कि वो बड़ा पत्थर उसे उसके पिता ने एक लेटर के रूप में दिया था। एक दिन दाइगो और मीका के घर एक चिट्ठी आती है जिससे उन्हें खबर मिलती है कि दाइगो के पिता गुजर चुके हैं। दाइगो मीका से कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आदमी उसके लिए 30 साल पहले ही मर चुका था और उसका अंतिम संस्कार वो औरत कर लेगी जिसके साथ वो घर छोड़कर गए थे। पर मीका उसे बताती है कि लोगों ने कहा कि वो इतने सालों से अकेले ही जी रहे थे और अगले दिन उनकी बॉडी को पब्लिक हॉल में दफनाया जाएगा, पर दाइगो वहाँ नहीं जाना चाहता। यूरिको तब उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताती है, जहाँ उसने अपना घर छोड़ दिया था और अपने बेटे को छोड़कर वो यहाँ आई है। वो अपने बेटे से मिलना चाहती है पर मिल नहीं सकती क्योंकि वो उससे नफरत करता है और वो समझाती है कि दाइगो को आखिरी बार अपने पिता को देखने जाना चाहिए।
दाइगो गुस्से में ये कहता है कि सारे माँ बाप ऐसे ही अपने बच्चों को क्यों छोड़ देते हैं। वो किसी की बात सुने बिना वहाँ से गुस्से में निकलता है, पर फिर शांत होकर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बॉस उसे एक अच्छा कॉफिन अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं और मीका और दाइगो उस गांव पहुँचते हैं जहाँ के लोग बताते हैं कि दाइगो के पिता बहुत मेहनती थे, पर हमेशा अकेले रहते थे और उनकी बॉडी भी एक कोने में पड़ी हुई मिली थी। दाइगो 30 सालों बाद अपने पिता का चेहरा देखता है, पर वो उन्हें पहचान नहीं पाता। तभी वहाँ कॉफिन में बॉडी रखने के लिए लोग आते हैं जो बेहद लापरवाही से बॉडी रखने ही वाले होते हैं कि दाइगो इस अनादर को देखकर उन्हें वहाँ से निकालता है और खुद अपने पिता की बॉडी तैयार करता है। तभी उसे उनकी हथेली में कुछ दबा हुआ मिलता है। उसे वही पत्थर मिलता है जो बचपन में उसने अपने पिता को दिया था और वही पत्थर आखिरी वक्त तक उन्होंने अपने पास रखा था। दाइगो ये देखकर रोने लगता है और चेहरा साफ करते करते उसे अपने पिता का चेहरा याद आने लगता है। मीका जिंदगी में पहली बार दाइगो को रोते हुए देखती है। दाइगो ने जो दर्द अपने अंदर 30 सालों से छिपा कर रखा था वो पहली बार एक्सप्रेस करता है और उसके पिता की सारी यादें फिर से उसे याद आने लगती है। उसे अब समझ आ गया है कि उसके नसीब में ये काम हमेशा से इसीलिए लिखा था। इसी काम की वजह से वो अपने पिता से आखिरी बार मिल पाया और उन्हें ठीक से अलविदा कह पाया, और इसी काम की वजह से वो उस बोझ से आजाद हुआ जो हमेशा से उसे परेशान करता था। और अंत में वो अपने पिता के दिए हुए पत्थर को अपने होने वाले बच्चे के लिए संभाल कर रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।